बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेन खबरों की तरफ जाने से पहले एक मैं अपने बारे में जो मेरी खबर है वो जरूर दूंगा। उसकी रीजन है कि एक यही फोरम बचा है, मैं अपना कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दूं कि हुआ क्या है। और यूट्यूब पे मैं फुटेज जो है वो रिलीज हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज। जिस तरीके से रात गए मेरे घर में इस्लामाबाद में रेड किया गया और कुछ लोग आए और दीवार फलांगी, गेट फलांगा, दरवाजा तोड़ा, फिर अगला दरवाजा तोड़ा। उसके बाद एक कैमरे का रुख मोड़ दिया गया, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं मालूम। तो बहरहाल क्योंकि ना मैं घर पे था और ना ही मेरी फैमिली, और ये तकरीबन एक साल से चल रहा है, मुझे एक 14 महीने से चल रहा है, मुसलसल ज़ेर-ए-ताब हूं। इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर पे, और ये इंतकाम का निशाना खालिसतन जो मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर और बतौर सोशल मीडिया पे जो भी अपनी राय का इजहार करता हूँ, असल में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका ही मसला है और कंटेंट का इशू है। और मंदरजात जो हम बयान करते हैं, नैरेटिव जो बयान करते हैं, जो खबरें देते हैं, उन खबरों से मुतालिक मामला चल रहे हैं। 14 महीने से चल रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद से लेके आज तक ये मामला चल रहा है। रात गए कुछ अर्सा पहले भी मेरे और डॉक्टर मोहित पीरजादा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें हमें 9 मई के मामलात में मुलव्वस करने की गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से और झूठी बेबुनियाद तरीके से कोशिश की गई मुलव्वस करने की। और कल ये हुआ कि रात गए मेरे घर पे भी हुआ जी, कुछ लोग गए और जिस तरीके से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ और फिर एफआईआर जो दर्ज की गई है वो भी आपको बताता हूँ कि इस एफआईआर में 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि खास तौर पे ये एफआईआर में कहा गया है कि मेरे घर से क्लाशनकोफ बरामद हुई है और क्लाशनकोफ के साथ कुछ बुलेट्स भी बरामद हुई हैं, गोलियां भी बरामद हुई हैं। और खास तौर पे फिर इसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ये एफआईआर जो है जी, ये हुई है तकरीबन, हाँ तकरीबन नहीं बल्कि पूरा एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है। ये मुझे मीडिया के जरिए ये काफी मौसूल हुई है, सोशल मीडिया के जरिए जो गर्दिश कर रही है उसमें लिखा हुआ है कि ये 20 तारीख को, यानी कि कल की तारीख में ये वाकया उन्होंने डाला है। 20 तारीख को 11:40 पे तारीख और वक्त वकुआ या 11:40 पे, ये गौरतलब बात है, लिखा है जी। और उसमें सिर्फ यहीं पे ही काफी है। फिर उसके अंदर जो मुंदरजात हैं उसमें लिखा है जी कि वो कौन कौन गए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 बातें बस, इससे ज्यादा कुछ बात नहीं होगी, उससे ही सारी मामला जो है वो सामने आ जाएगा कि इशू क्या है। 13-20-65 नाजायज असला मेरे पे डाला गया है क्लाशनकोफ, और ये शेख रशीद साहब पे भी डाला गया था और एजाजुल हक साहब पे भी माजी में हो चुका है और बहुत सारे लोगों पे ये काम कर दिया जाता है। इसमें कहा गया कि एक इंस्पेक्टर जो है वो गए हैं और फिर एक हेड कांस्टेबल थे मेल, एक फिर दूसरे कांस्टेबल हैं और वो गए हैं और उसमें नाम भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन गया। लेकिन अगली जो बात है, एक लेडीज कांस्टेबल का नाम दिया गया है कि लेडीज कांस्टेबल भी साथ थी और ये उन्होंने कहा जी कि बसिलसिला तफ्तीश वो गए थे और नामजद मुल्ज़म के घर पे, और वहां पे जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी सर्च वारंट वो उनके पास थे बकौल उनके, और एएसआई और एएसआई, एक एएसआई दूसरा एएसआई फिर एक मुलाजम जो था वो, और ये सारा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। 11:40 पे उन्होंने कहा वक्त करीब 11:40 पे रेड किया गया। मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए रिहायशी कमराजात की तलाशी जेर निगरानी खुद अमल में लाई, जो कि रिहायशी बनी हुई अलमारी और फिर वहां से एक अदद क्लाशनकोफ और फिर उसके अंदर से जो है कुछ अनलोड की गई गन को, तो उसमें मैगजीन 10 ज़रब जिंदा वो मिली है जी। और उसके बाद जिंदा रौंद बरामद हुए और उसके बाद ये सब कुछ किया गया। फिर जबकि मैगजीन प्लास्टिक बरंग स्याह होना पाई, करार पाई जी, ये सारा कुछ करके तो एक तो लेडीज पुलिस इसमें कहा गया है और दूसरा 11:40 पे ये कहा गया है। अब मैं आपको कुछ मजीद फुटेज दिखा देता हूँ। फुटेज आप खुद ही देख लेना पिछले वीडियो में जाके, उसमें सारी डिटेल है। उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ये सब कुछ कितने बजे हुआ और कैसे हुआ, और उसमें जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उनके पास क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। ये 23:50 यानी कि 11:50 पे, ये 11:40 का तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है 11:40 पे, और उसके बाद ये 11:50 पे तो मेरे घर पे तशरीफ लाए हैं और उसके बाद
पहली दफा, और 11:50, और उसके बाद फिर अगली जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा वो 11:53 की है, जिसमें 53 पे एक आते हैं ब्लैक वीगो डाले पे, वो आके इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो फिर 11:53 पे फिर ये एक साहब जो है वो अंदर गेट के अंदर आते हैं, और ये 11:53 का वाकया है। और उसके बाद फिर अगला जो है वो आपको नजर आएगा कि फिर ये वापस जो जाते हैं, ये 11:59 पे वापस जा रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर जब ये अगला दरवाजा तोड़ते हैं तो ये पूरे 12 बजे अगला दरवाजा तोड़ते हैं, क्योंकि स्टील वाला लोहे वाला गेट क्रॉस करके अब जब आगे जाते हैं तो ये पूरे 12 बजे का वाकया है। और इस तरीके से, और ये जब वापस कंप्लीट करके जाते हैं तो गेट वापस निकल रहे हैं जब, तो ये है 12:05 का। तो इस तरीके से, तो मेरा ख्याल है इतना ही काफी है, और इससे टाइमिंग से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस हद तक जेन्युइन है और किस हद तक नॉन जेन्युइन है। उसकी वजह के FIR पहले दर्ज हो गई है, इस रिकॉर्ड के मुताबिक 11:40 पे FIR दर्ज हुई, जबकि CCTV फुटेज और ये सारा रिकॉर्ड बता रहा है कि ये तो आए ही मेरे घर पे 11:50 पे मेन गेट पे पहुंचे हैं, 11:53 पे इन्होंने मेन गेट फलांगा, और उसके बाद अगला जो गेट तोड़ा वो 12 बजे दरवाजा तोड़ा, फिर उसके अंदर गए, फिर 12 बज के वापस गए, फिर थाने में भी गए होंगे और वहां पे भी कुछ टाइम लगा होगा, और उस टाइम के बाद फिर जरा थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड भी सेट किया होगा। ये सारा कुछ करके तो फिर अगला काम इन्होंने किया। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस हद तक कितना जेन्युइन है। बस मैंने इतना ही अर्ज करना था। बाकी इंशाल्लाह जब भी ये मामला किसी, मैं चैलेंज करूंगा बफजल खुदा, क्योंकि मुकम्मल तौर पे एक बेबुनियाद और बेसलेस और झूठा मुकदमा है, और मैं यही कहूंगा कि इतना नहीं करना चाहिए इंसान को। मैं बाहर बैठा हूँ, 14 महीने हो गए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या मामला चल रहे हैं और इश्यूज क्या हैं, और इन इश्यूज को सॉल्व करने के बजाय ये काम किए जाना, डॉक्टर मुईद पीरजादा के खिलाफ, वजाहत सईद खान के खिलाफ और उसके शाहीन साहबाई साहब के खिलाफ एक मुकदमात की भरमार है, और मेरे खिलाफ फिर राजा आदिल हैं, फिर हैदर मेहदी हैं, सबके खिलाफ एक मुकदमात की एक भरमार किस्म की जा रही है। तो बहरहाल ये तो है सिचुएशन। तो मैं फिर एक बार फिर यही कहूंगा कि जनाबे वाला थोड़ा सा एहतियात करें, और कम से कम अपने हमवतनों के साथ इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई मसला है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ताकत से कोई मसला हल नहीं होता, ताकत से कोई मसला नहीं होता। ये पुराने तरीके हैं। शेख रशीद साहब भी इसका शिकार हो चुके हैं, जाजुल हक साहब भी हो चुके हैं, बहुत सारे सहाफ़ी पहले भी हो चुके हैं। माजी में भी सहाफ़ियों को इसी तरीके से जुल्म सितम का निशाना अब भी बनाया जा रहा है। इमरान रियाज साहब पहले ही लापता हैं, और समी इब्राहिम साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बाकी सारे मोस्टली ज्यादातर जो बोलने वाले हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। हमारी कश्तियां डूब रही हैं, 300-300, 400-400 लाशें बरामद हो रही हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, लेकिन इसके बावजूद एक जाबराना तरीके से, एक गैर फिक्री तरीके से, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुकूमती अमूर को, रियासती अमूर को कंट्रोल करना और एक खास तरह का अपना नैरेटिव उसको ही लेके आना, ये मसले का हल नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मसले का हल नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उसकी रीजन है कि हम बहुत अच्छे थे, 12 रिजीम चेंज से पहले हम बहुत अच्छे थे, और रिजीम चेंज से पहले वजाहत सईद खान भी बहुत अच्छा था, इमरान रियाज भी बहुत अच्छा था, शहीद अरशद शरीफ बहुत अच्छे थे, मैं बहुत अच्छा था। उसके बाद समी इब्राहिम, सिद्दीक जान, आरिफ हमीद भट्टी, ये सब के सब, और डॉक्टर मुईद पीरजादा, वजाहत सईद खान, ये सारे के सारे लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद फिर चौधरी गुलाम हुसैन भी अच्छे थे, ARY भी बहुत अच्छा था, हमाद यूसुफ बहुत अच्छे थे, सलमान इकबाल बहुत अच्छा था, ये सब के सब लोग बहुत अच्छे थे रिजीम चेंज से पहले। लेकिन फिर आनन फानन क्या हुआ कि रिजीम चेंज के बाद ये सारे के सारे खुदा न खास्ता दुश्मन करार पाए, गद्दार करार पाए, और अब इस तरह के बेसलेस, झूठे, बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आई थिंक इस पे सोचना चाहिए, ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि क्या ये हम सब कुछ सही कर रहे हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल ये इससे कोई मसाइल हल नहीं होंगे, इससे मसाइल मजीद बिगड़ेंगे, और बेहतर यही है कि रिकंसिडर किया जाए और इसमें सारों को साथ बिठाया जाए, बिठा के बात की जाए। और पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो फिर पाकिस्तान मजबूत, इस तरह तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होता। एक बिल्कुल एक मेजॉरिटी जो है आप उसको किनारे पे लगा रही हैं,
और एक मिनॉरिटी को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है बगैर वोट के। और इलेक्शन 14 मई का इलेक्शन होना था, वो नहीं हो सका। कोई यानी आइन और कानून एक साइड पे रख दिया गया है। तो ये सारी जो चीजें इस तरह से मुनासिब नहीं है। तो आगे आते हैं जी मेन खबरों की तरफ। सूरत हाल ये है खबरों के मामलात में। बहरहाल दूसरा, सबसे पहले तो मैं उन सब तमाम दोस्तों का जी शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे कॉल्स की, मुझे व्हाट्सएप किए, मुझे डीएम किए, जिस तरीके से भी मुझ तक अपनी हमदर्दी, इजहार हमदर्दी मेरे साथ किया, सॉलिडारिटी शो किया, यकजहती का इजहार किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए भी मामलात अच्छे हों, पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, पाकिस्तान के हालात बदलें और पाकिस्तान भी एक पुरअमन पुरसुकून जो है वो गहवारा बने और बजाय लोग पाकिस्तान छोड़ने के पाकिस्तान में वापस आए और बाहर से लोग आए, और ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह आपके साथ ये ताल्लुक रहेगा। तो तमाम दोस्तों का, उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया जो ये सब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए कि इस तरह से मसले हल नहीं होते। मसले हल करने के लिए प्यार मोहब्बत ही ज्यादा अच्छी होती है, ताकत से कोई फायदा कोई नहीं है। 14 महीने से तो मैं मार खा रहा हूँ, और 14 महीने से मार खा रहा हूँ, और बेवतन तो कर दिया आप लोगों ने मुझे। जब आप बेवतनी कर दिया तो उसके बाद फिर होता क्या है? बेवतनी के बाद सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है ना कि बेवतन कर दिया मुझे और अपने वतन से दूर कर दिया मुझे, और ये सारा कुछ किया जा रहा है। शहीद अरशद शरीफ अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, वो कत्ल हो चुके हैं। इमरान रियाज साहब लापता हैं, ये कोई अच्छी बातें नहीं। आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और बाकी लोग भी इस तरह कर रहे हैं। बाकी कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो ये सब जो चीजें हैं, या फिर क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या राज पिन्हा है, क्यों इस तरह से किया जा रहा है, सोचने की बातें हैं। तो बहरहाल एक खबर ले लें कि चीफ जस्टिस के लिए जी नोटिफिकेशन हो रहा है, और बहुत पहले हो गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं इस वक्त। उन्होंने 17 सितंबर तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन गैर मामूली तौर पे जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो उनका नोटिफिकेशन हो गया है 2 महीने पहले ही। ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त, बल्कि 3 महीने पहले हो गया, सॉरी, ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, और तकरीबन 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया, और सदर ममलिकत ने मंजूरी भी दे दी है। ये क्यों किया गया है, ये असल बात है कि क्या कोई मसला था, कोई धड़का लगा हुआ था, कोई खौफ था कि केयर टेकर सेटअप आएगा, निगरान हुकूमत आएगी तो जस्टिस काजी फाइज साहब का नोटिफिकेशन नहीं होगा बतौर चीफ जस्टिस, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने ही आना है। तो पीडीएम की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत को आखिर क्या मसला था कि 3 महीने पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उनकी उनका बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जो है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील कर रहे होंगे। अदरवाइज तो हफ्ता 10 दिन पहले ये नोटिफिकेशन होता है, इससे ज्यादा पहले नहीं होता। 3 महीने पहले तो कभी हमने सुना ही नहीं। तो 2-3 इसमें है इश्यूज, लेकिन अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या मामला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।